मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर एक बार पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब दिया होता था, या भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया रहता था तो उसके हम लोग सॉल्यूशंस को निकालने सीखा था कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है अर्थात त्रिकोणमितीय समीकरण है तो उसके दो सॉल्यूशंस होते थे। एक को बोलते थे हम लोग जनरल सॉल्यूशन, दूसरे को हम लोग बोलते थे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता था, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका अगर वैल्यू 0 से लेके 2 पाई के बीच अगर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ये उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। और अगर उसको हम लोग n के रूप में रिप्रेजेंट करके उसको अगर हम लोग जनरलाइज कर दें तो उसको हम लोग बोलते थे जनरल सॉल्यूशंस। अर्थात अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, अगर मैं बोलूँ अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होगा तो इसके दो सॉल्यूशंस होंगे। क्या क्या भाई? एक होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जबकि दूसरा होगा जनरल सॉल्यूशन। दिखाई दे रहा है ना? ओके, पहला हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लेते हैं। अगर हम लोगों का साइन एक्स बराबर साइन वाई दिया रहे, साइन एक्स बराबर अगर साइन वाई दिया रहे, इसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है अर्थात वाई होगा। और वाई कहाँ से कहाँ तक हो सकता है भाई? वाई का वैल्यू 0 से बड़ा बट 2 पाई के से छोटा होगा, इसके बीच में स्थित होगा। लेकिन इसका जो जनरल सॉल्यूशंस होगा वो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा। तो जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें हम लोग n को इन्वॉल्व करते हैं या n को लगा के उसको जनरलाइज कर देते हैं, यानी n का वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे, उसका अनंत वैल्यू निकलेगा। इसका हो जाता है n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू वाई। फिलहाल आप इसको याद रख लीजिए। और इसका जो फॉर्मेशन है हम लोगों ने पिछले क्लास में इसका फॉर्मेशन देखा था। अगर आप उसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसको मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा। दूसरा है अगर cos x बराबर cos y दिया रहे तो इसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है वो तो y होगा, और y यही 0 और 2 पाई के बीच में होगा। बट इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। हम लोग tan का भी देख लेते हैं। अगर tan x बराबर tan y दिया रहे तो y जो होगा, जो भी दो वैल्यू निकलेगा वो 0 और 2 पाई के बीच में होगा। और इसका जो जनरल सॉल्यूशंस होता है अर्थात x बराबर ये जो वैल्यू होगा वो कितना जाएगा? n पाई प्लस y। फिलहाल आप इसको लिख लीजिए क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग अभी इस चैप्टर में करने वाले हैं। ये इसका मतलब फॉर्मेशन कैसे है, ये कैसे आया या फिर ये बना कैसे, ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन हम लोगों के पिछले क्लास में है। तो अगर आप इसका डिटेल सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए, उसको मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कीजिए और हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आइए देखते हैं हम लोग आज का पहला सवाल। एक्सरसाइज 3.4 का पहला सवाल है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन tan x बराबर √3। ये एक त्रिकोणमितीय समीकरण दिया हुआ है अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग को इस x के लिए इस x का प्रिंसिपल वैल्यू भी पता करना है और जनरल वैल्यू भी पता करना है। अर्थात इस समीकरण के लिए tan x बराबर √3 के लिए हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या क्या है और जनरल सॉल्यूशंस क्या क्या है उसको हम लोग आइए निकालने के लिए सीखते हैं। ठीक है,
पहली बात आइए इसको हम लोग पहले समझते हैं, थोड़ा सा हम लोग पीछे लेके चलते हैं। मैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए अगर ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, बस मैं याद दिलाना चाहता हूँ यहाँ ऑल पॉजिटिव, ये हम लोग कई बार सीख चुके हैं। यहाँ पे साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टेन पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव। ठीक है, जब टेन का वैल्यू √3 दिया हुआ है अर्थात साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो समझ में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई प्लस थीटा। ठीक है, इतना तो समझ में आता है। आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों के पास जो दिया गया है गिवन दैट क्या भाई 10x बराबर √3। अब √3 का वैल्यू देखिए तो क्या होता है भाई, 10 कितने का वैल्यू √3 होता है, तो 10 π/3 का वैल्यू √3 π/3 का वैल्यू √3 होता है। ठीक है, अब एक दूसरा चीज़ है कि 10 थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, अर्थात इसी को हम लोग और लिख सकते हैं क्या, ये है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 π/3, ये तो हो गया। या इसी बात को, इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 π + π/3। क्यों, क्योंकि 10 π + π थीटा का वैल्यू जो होता है यहाँ पे या तो पॉजिटिव समझिए, अर्थात 10 π + थीटा बराबर 10 थीटा। ये हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, अर्थात इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या गया भाई 10 π/3 और 10 4 π/3, अर्थात 10x का जो वैल्यू है वो 10 π/3 या 10 4 π/3 हो गया। यहाँ से हम लोगों का जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू वो 2 आया, एक π/3 दूसरा 4 π/3, यहाँ लिख देते हैं। इसलिए x = π/3 और 4 π/3, और ये दोनों जो वैल्यू है वह 0 से लेकर 2π के बीच है, अतः ये क्या है भाई, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रिंसिपल, दिखाई दे रहा है यहाँ तक, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टेन एक्स बराबर √3 इज क्या वैल्यू है भाई इसका, एक है π/3 और दूसरा है 4 π/3। ये तो हो गया भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हम लोग यहीं पे देखेंगे किसका जो जनरल सॉल्यूशंस है वो क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग इसके जनरल सॉल्यूशंस के लिए क्या करते हैं। जनरल सॉल्यूशंस के लिए नॉर्मली x का 2 वैल्यू निकलेगा, हमेशा निकलेगा, तो हम लोग प्रेफर करेंगे कि इन दोनों में से जो छोटा हो हम लोग जनरल सॉल्यूशन में उसी को इन्वॉल्व करेंगे। वैसे इन्वॉल्व आप दोनों को कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन यूजुअली हम लोग जो इन दोनों में से जो छोटा वैल्यू होता है उसी को हम लोग जनरल सॉल्यूशंस के रूप में इन्वॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग जनरल सॉल्यूशंस के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ 10x = 10 π/3, क्योंकि वैल्यू तो ये भी आया ये भी है, लेकिन ये छोटा था इसलिए हम लोग इसी को लिए। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या कर सकते थे, याद कीजिए, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे x बराबर क्या होता था 10 वाले केस में, n पाई
प्लस वाई, और वाई की जगह पे क्या है π/3 लिखे थे ना जी। यदि मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, यदि tan x बराबर tan y रहे, तो जनरल सॉल्यूशन होता था वो होता था n पाई प्लस वाई, राइट। तो यहाँ पे इस x के जगह पे, ये x का जो वैल्यू है फिलहाल यहाँ पे π/3 है, अर्थात y की जगह पे ये मेरा π/3 है। इसे जब हम लोग इसको जनरल सॉल्यूशन के रूप में लिखने लगे तो यहाँ पे हम लोग n पाई प्लस π/3 रखे, यानी y की जगह पे हम लोग π/3 रख दिया। कोई दिक्कत? अगर नहीं तो आइए एक चीज़ और लिख देते हैं फटाक से यहाँ पे, हैंस जनरल सॉल्यूशंस ऑफ tan x इक्वल टू √3 इज क्या भाई, n पाई, ये हम लोग का है जनरल सॉल्यूशंस ऑफ tan x इक्वल टू √3 जी, n पाई प्लस π/3, अर्थात π/3 जो है ये y का वैल्यू है। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सिर्फ एक दो सवाल में ये दिक्कत होना है, बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए वैसे भी आप हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए पिछले क्लास में भी सीखा था, बस यहाँ पे हम लोग उस एक टर्म एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं, जनरल सॉल्यूशंस के रूप में लिखते हैं। उसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते थे हमेशा दो वैल्यू होता था, उस दो वैल्यू में से जो छोटा वैल्यू था उसी को हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए एज्यूम करते हैं, उसी को लेते हैं। और वहाँ से जो जनरल सॉल्यूशंस है उसके लिए जो 3 फार्मूला है वो हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, उसको देख चुके हैं, उसका पूरा मतलब किस तरह से वो फार्मूला बना उसका भी फॉर्मेशन भी हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 2 है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन sec x इज इक्वल टू 2। अर्थात हमारे पास जो दिया गया है, लिख देते हैं हम लोग, गिवन दैट sec x इज इक्वल टू 2, ये हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोगों को प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालना है और इसका जनरल सॉल्यूशंस निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो फॉर्मूला निकाले थे वो आपको 3 चीज़ के लिए बताए थे, साइन, कॉस और टेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको कॉस के टर्म में लिख लेते हैं। तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस एक्स, तो इसको भी उल्टा देंगे, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1/2। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, जो हम लोग का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस था उसको हम लोग मतलब अपने मतलब सहूलियत के अनुसार हम उसको कॉस के रूप में बदल दिए। अर्थात मेरा जो अब जो त्रिकोणमितीय इक्वेशन आ गया, त्रिकोणमितीय समीकरण वो है कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2, पॉजिटिव है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, और दूसरा कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको लिखना होगा, याद कीजिए जब हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए सीखे थे तो हम लोग कई बार इस बात का इस्तेमाल किए थे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो तो खैर पॉजिटिव, उसमें सब पॉजिटिव होगा। अब कॉस फोर्थ में पॉजिटिव है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं भाई, याद कीजिए, इसको हम लोग लिखते थे 2π-θ, ठीक है। आइए अब इसको हम लोग लिखना शुरू करते हैं। यह कॉस एक्स बराबर हाफ कितना का वैल्यू होता है भाई, कॉस π/3 का वैल्यू होता है हाफ। कोई दिक्कत? इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 2π - π/3, क्योंकि कॉस 2π - θ इज इक्वल टू कॉस थीटा, फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। चलिए तो ये क्या आ जाएगा भाई, कॉस π/3 और कॉस 3 × 6 में 1 ख़त्म, अर्थात 5π/3। यहाँ से हम लोगों का x का जो वैल्यू, दो वैल्यू आया, क्या क्या,
पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3। ये क्या है भाई, ये दो वैल्यू निकल के आया और ये है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यहाँ लिख देंगे हैंस प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ कॉस है ना, कॉस एक्स बराबर 1/2 इज क्या क्या भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, एक है पाई बाई 3, दूसरा है 5 पाई बाई 3। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत है? यहाँ तक हम लोग कई बार निकालने के लिए सीख चुके हैं पहले भी। हम लोग का जो ध्यान है वो कहाँ जाता है भाई, अब जाता है हम लोगों का कि जो जनरल सॉल्यूशंस है वो कैसे निकाला जाए। जनरल सॉल्यूशंस के लिए याद रखना है, ये जो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलेगा उसमें से जो छोटा वैल्यू है उसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए। अर्थात यहाँ पे लिखते हैं नाउ कॉस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 छोटा है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कॉस पाई बाई 3। अब याद कीजिए भाई, अभी जस्ट पहले भी हम लोग चर्चा किए थे, अब डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। अगर ऐसा है तो x का वैल्यू जनरल वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होता था 2n पाई प्लस माइनस y। तो यहाँ y की जगह पे क्या है भाई पाई बाई 3, हम लोग क्या करेंगे पाई बाई 3 लिख देंगे। अर्थात ये जो है ये क्या है, यही हम लोगों का जनरल सॉल्यूशंस है। तो यहाँ लिखेंगे हैंस जनरल सॉल्यूशंस ऑफ सेक एक्स बराबर 2 इज 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। आप में से बहुतों का मन में ये सवाल आ सकता है कि इक्वेशंस दिया हुआ था सेक एक्स बराबर 2 और हम लोग निकाले हैं कॉस के लिए, तो जो कॉस एक्स बराबर, चूँकि इसी को हम लोग कन्वर्ट किए थे ना जी, तो इसके लिए जो भी इसका जनरल सॉल्यूशंस होगा वही सेक के लिए भी होना है, क्योंकि इसी को हम लोग फॉर्म इसमें बदल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखे कि इसके लिए जो जनरल सॉल्यूशंस होगा वो क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब सवाल देखिए, थर्ड सवाल है कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3। क्या करेंगे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। सॉल्यूशन करने के पहले गिवन दैट कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3। देखिए हम लोग जो फॉर्मूला निकाले हैं वो टेन कॉस और साइन के लिए निकाले हैं, तो पहले इसको हम लोग टेन के फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो टेन एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं -1 बाय रूट 3। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, चूँकि इसको लौटेंगे तो इसको भी लौट देंगे। ठीक है, अब मेरे पास जो इक्वेशंस आया 10x इज इक्वल टू -1 बाय रूट 3। और 10 का वैल्यू माइनस में है, तो याद कीजिए कि 10 का वैल्यू कहाँ कहाँ माइनस होता था, आपके दिमाग में आ गया होगा। पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड में, इसका मतलब नेगेटिव जो होगा वो होगा सेकंड में और फोर्थ में। कोई दिक्कत, सेकंड में होगा इसका मतलब पाई माइनस थीटा के रूप में इसको फॉर्म में मतलब लिखेंगे, और फोर्थ में होगा इसका मतलब है 2 पाई माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे। आइए लिखते हैं इसको, 10x बराबर इसको क्या लिखते हैं -10, 1 बाय रूट 3 है तो कितना होता है भाई पाई बाय 6। और इसको हम लोग लिख देंगे 10 पाई बाय 6, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ
तो -1/√3 10π/6 का वैल्यू होता है। ठीक है, अब ये -10 है तो क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं, जस्ट बात किए थे इसके बारे में। इस चीज़ को हम लोग -10 थीटा को लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 10π-थीटा, और दूसरा लिख सकते हैं 10 2π-थीटा। कोई दिक्कत? अर्थात 10x बराबर, अगर यहाँ से देखिएगा तो ये हो जाएगा 10 5π/6 और 10 12 में 1 ख़त्म, अर्थात 11π/6। यहाँ से x का जो वैल्यू आया वो दो वैल्यू आया, क्या क्या? एक आया 5π/6 और दूसरा आया 11π/6। और ये दोनों वैल्यू क्या है भाई? ये दोनों वैल्यू प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ लिखेंगे, दिखाई दे रहा है ना जी, हैंस प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ किसका भाई? cot x बराबर -√3 इज क्या क्या? एक आया 5π/6 और एक आया 11π/6। कोई दिक्कत? यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, और ये हम लोग पहले ही बनाए हैं। अब हम लोग करना क्या है भाई? अब हम लोग लिखेंगे इसके जनरल सॉल्यूशंस के लिए। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं। जनरल सॉल्यूशंस के लिए पहला काम करते थे कि हम लोग लिखते थे इन दोनों, जो दो वैल्यू है इसमें से जो छोटा है उसको हम लोग जनरल सॉल्यूशंस के लिए लेते थे। अर्थात यहाँ लिखते हैं हम लोग नाउ 10x = दोनों में छोटा क्या है? 5π/6। तुम लोग लिखे 10 5π/6, अर्थात यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा? तो तथा हम लोग का nπ + y, राइट। तो यहाँ पे y की जगह पे क्या है भाई? 5π/6। तो ये जो x, ये जो वैल्यू आया जिसमें हम लोग n को इन्वॉल्व कर दिए, ये इसका जनरल सॉल्यूशन आया, इसलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे हैंस जनरल सॉल्यूशंस ऑफ cot x बराबर -√3 इज क्या भाई? x बराबर nπ + 5π/6। कोई दिक्कत? देखिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हम लोग पहले से जान रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन में बस एक स्टेप को एक्स्ट्रा करना है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन cosec x = -2। ये आप अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको मैं एक बार करूँ तो आइए इसको देख लेते हैं फटाफट। जो हम लोगों का दिया हुआ है थोड़ा फास्ट लिखते हैं, ठीक है। दिया हुआ हम लोगों का cosec x = -2। cosec के लिए तुम लोग फॉर्मूला नहीं देखें, इसका उल्टा साइन हम लोग को पता है, तो साइन x बराबर क्या हो जाएगा? -1/2। कोई दिक्कत? जब साइन का पता है मुझे, तो साइन कहाँ का निगेटिव होता है? थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड बोले तो π+θ के रूप में लिख सकते हैं, और फोर्थ मतलब 2π-θ के रूप में लिख सकते हैं। पहले इसको हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अर्थात हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? साइन x = साइन हाफ का वैल्यू कितना होता है? π/6 का वैल्यू होता है। अर्थात यहाँ हम लोग लिख सकते हैं माइनस, इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? साइन π + π/6, और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं? साइन 2π - π/6। थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत?
साइन एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 6 7 पाई बाई 6 और साइन 6 दूनी 12 में ख़त्म अर्थात 11 पाई बाई 6। कोई दिक्कत? अर्थात x का जो वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। अर्थात ये जो दो वैल्यू निकला वो हम लोगों का प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। यहाँ लिख देंगे हैंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कॉसेक एक्स बराबर -2 इज़ क्या क्या है भाई, 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। कोई दिक्कत? अब हम लोग आएंगे जनरल सॉल्यूशंस की ओर। उसके लिए हम लोग क्या बात किए हैं, जब हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे इन दोनों से जो छोटा वैल्यू क्या है, 7 पाई बाई 6 है, तो उसको लिखेंगे। अर्थात लिखेंगे नाउ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6। इसलिए x बराबर जो जनरल सॉल्यूशन था उसके लिए क्या फॉर्मूला था भाई, याद होगा आपको। इसलिए फॉर्मूला था n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू वाई, और y की जगह पे यहाँ क्या वैल्यू है, 7 पाई बाई 6। यहाँ पे लिखेंगे हैंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ, या तो आप ये लिख दिए जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी को लिख देते हैं, कोसेक एक्स बराबर -2 इज एक्स बराबर n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू 7 पाई बाई 6। और ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए, एक दो बार आपने से कीजिए, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशंस दिया गया है, आइए सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट इक्वेशन दिया हुआ है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, राइट। अब हम उसको पहले सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे भाई, इसको इधर लेके आइए। क्या हो जाएगा ये, cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, राइट। याद कीजिए cos a माइनस cos b बराबर फॉर्मूला, याद है क्या? इसका फॉर्मूला देखिए, पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर उसमें हम लोग को लिखना आसान हो जाएगा। cos a माइनस cos b बराबर फॉर्मूला होता था -2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। कोई दिक्कत? आइए इसी के रूप में हम लोग उसको बैठा देते हैं, डायरेक्ट करें क्या, -2 साइन a प्लस b बाई 2, a की जगह 4 है और b की जगह पे 2 है, 4 और 2 को जोड़ दीजिए, डायरेक्ट कर देता हूँ। 4 2 6 और इसका आधा कितना, 3, डायरेक्ट में 3x लिख देते हैं, इंटू तो इंटू साइन तो साइन a माइनस बी, 4x में से 2x घटा दीजिए, 2x बटा 2, तो 2 2 तो कट जाएगा, यानी क्या बच जाएगा भाई, x। क्या ये बात समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक बार यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, इधर मैं समझा देता हूँ अगर जिसको समझ में नहीं आया। -2 साइन a प्लस बी बाई 2, a की जगह पे 4x प्लस b की जगह पे 2x बटा 2 इंटू साइन a माइनस बी, a की जगह पे है 4x, b की जगह पे 2x। कोई दिक्कत? जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -2 साइन 4 2 6x बटा 2 इंटू साइन 4 में से 2 2x बटा 2, अर्थात क्या निकल गया, -2 साइन 3x इंटू साइन x। वही चीज़ आ गया क्या? वो हम लोग बस ये कुछ स्टेप्स को छोड़ दिए थे। क्या ये बात समझ में आ गया? ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 इसको जरूर करते हैं।
ये तो इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से एक बार हम लोग का जाएगा sin 3x इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा sin x इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो 3x बराबर क्या फॉर्मूला होता था भाई? चलिए एक बार ये देख लीजिए, अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 कब कब होता था? जब वो n पाई के रूप में होता था। जब हम लोगों को n पाई के रूप में मिलता था तब हम लोग उसको क्या कर देते थे भाई? 0 कर देते थे। अर्थात अगर साइन 3x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि 3x बराबर हो गया हम लोगों का n पाई। इसका मतलब x बराबर क्या जगह है? n पाई बटा 3। कोई दिक्कत? यानी एक जनरल सोल्यूशन मिला कि x बराबर n पाई बाई 3। चलिए दूसरे तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ x है। साइन x इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या? n पाई। कोई दिक्कत? तो इसका जो जनरल सोल्यूशन हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं, जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस क्या जाएगा भाई? n पाई बाई 3 और n पाई। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि चीज़ें भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए और आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कहता है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x, अर्थात इसमें 3 अलग अलग टर्म हैं। पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और उससे इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। आइए पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए इसको मैं दे देता हूँ, गिवन दैट ये दिया हुआ है हम लोगों का। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, cos प्लस cos, ये है ना जी। तुम्हारे पास फॉर्मूला था cos a प्लस cos b, याद है क्या? फॉर्मूला था 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। इसी फॉर्मूले पे इसको बैठा देते हैं, जिसमें हम लोग पहले इन दोनों टर्म को एक साथ लेते हैं। डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है? आप देख लीजिए इसको। पहले लिखेंगे 2 cos a, मान के देखिए यहाँ पे हम लोग का जो a है, ध्यान दीजिए, ये a जो ये a है और ये हम लोग का b है। तो 2 cos a प्लस b बाई 2 अर्थात 3x प्लस x, तो 4x हो गया और उसका आधा कितना? 2x इंटू cos a माइनस b, 3x में x घटा दीजिए तो 2 बचा और 2 का आधा 1। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हम लोगों का 2 cos 2x इंटू cos x आ गया। ये थर्ड टर्म जो था उसको लिख दिए। कोई दिक्कत? ओके। ये अगर नहीं समझ में आता आप इसको वीडियो को धीरे धीरे देखिए या फिर अपने से पहले एलेबरेट कर दीजिए फिर देखिएगा। अब इन दोनों में से तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉमन आ रहा है, इसको लिख लीजिए। cos 2x कॉमन ले लीजिए तो क्या बच गया? 2 cos x माइनस, ये तो बाहर कर दिए, इसका मतलब ये 1 बच गया। क्या यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? और अगर नहीं है तो आइए इसको एक बार और देखते हैं। मेरे पास 2 खंड आ गया, एक टुकड़ा ये आया, एक टुकड़ा एक ये आया। हम लोग इसको अलग अलग दोनों को एलेबरेट कर देते हैं, अर्थात cos 2x इज इक्वल टू 0 और माइनस 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। cos थीटा बराबर 0 कब कब होता था? या तो वो 3 पाई बाई 2 पे होता था या फिर 5 पाई बाई 2 पे होता था। यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यहाँ से हम लोगों का x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2n प्लस 1 पाई बाई 4। x का एक वैल्यू जनरल वैल्यू ये आ गया।
चलिए दूसरे ओर आते हैं। यहाँ से हम लोग को क्या निकल के आएगा, 2 cos बराबर, इधर माइनस दे रखे प्लस होगा, और cos x इक्वल टू 1/2 हो गया। cos 1/2 याद कीजिए, तो x का वैल्यू कितना रहेगा भाई, लिख देते हैं। cos x बराबर 1/2, तो cos π/3, या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते थे, और cos 2π - चूँकि देखिए हम लोग को छोटा वैल्यू लेके जाना है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग इसको ले लेंगे। और यहाँ से जब cos ये बराबर ये आ गया, तो हम लोग को क्या निकालना है भाई, जनरल सॉल्यूशन ना, x बराबर जनरल सॉल्यूशन क्या होता था भाई, 2nπ ± y, और y की जगह पे क्या हो गया, π/3। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिख देते हैं, हैंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज, दिखाई दे रहा है कि नीचे? अगर नहीं दिखाई दे रहा तो इधर देख लीजिए। क्या क्या होगा भाई, एक तो वो हो गया 2n + 1 × π/4 और 2nπ ± π/3, ये दोनों इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। कोई दिक्कत? करना कुछ नहीं था, बस अब अगर आपके पास फॉर्मूला आपको याद है तो आप बहुत ही ईजी वे में इसको बना सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस दिया हुआ है sin 2x + cos x, राइट। ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। एक बार आप इसको देख, वीडियो को पॉज करके आप एक बार अपने से बना लीजिए, अगर नहीं बनेगा तो फिर देखिएगा आगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस साइन को, इसी को हम लोग लिख देते हैं इधर, गिवन दैट ये दिया हुआ है हम लोगों का। तो पहले आप देखिए, तो sin 2x बराबर आपके पास एक फॉर्मूला था 2 sin x × cos x, बाकी तो ये जो टर्म है उसको लिख दीजिए। कोई दिक्कत? अगर ये हम लोग लिखे इसमें और इसमें देखिए तो कुछ कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या है भाई, कॉस यहाँ भी है और कॉस यहाँ भी है, तो कॉस को हम लोग बाहर कर दें क्या, तो कॉस को बाहर कर देते हैं। तो ये जगह हम लोग का कॉस x जो बाहर कर दें, तो ये जगह 2 sin x + 1 = 0। अब मेरे पास दो गुणनखंड आ गया। कौन कौन सा गुणनखंड, एक ये और एक ये, दोनों को अलग अलग कर दें क्या, दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए। cos x बराबर 0, 2 sin x + 1 = 0। अब जरा ध्यान दीजिए, cos x बराबर या cos थीटा बराबर 0 कब होता था भाई, x बराबर क्या होता था, 2n + 1 × π/2। दूसरी ओर इसको आप देखिए तो 2 sin x बराबर -1, अर्थात sin x बराबर -1/2। अब साइन का वैल्यू माइनस में आ गया, तो देखिए साइन x बराबर क्या, साइन का वैल्यू निगेटिव कहाँ होता है भाई, साइन का वैल्यू निगेटिव या तो थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। तो फिलहाल हम थर्ड में, चूँकि छोटा वैल्यू देखना है तो थर्ड में छोटा होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, -sin 1/2 है तो π/6, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, sin x बराबर sin π + π/6, राइट। तो ना थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, अर्थात x का यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, sin x बराबर sin 7π/6। देखिए फोर्थ वाले में भी होगा
अर्थात अगर 2 पाई माइनस थीटा करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन चूँकि हमको छोटा वैल्यू लेना था इसलिए हम डायरेक्ट यही कर दिए। ठीक है, हम लोग उस और फोर्थ क्वाड्रेंट की ओर बढ़े ही नहीं, चूँकि हम लोग को आगे और जाना है। लिखता हूँ, नाउ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6। तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, याद कीजिए तो ये था n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, वाई की जगह पे 7 पाई बाई 6। अर्थात जो जनरल सॉल्यूशंस आया, एक ये आया और एक वो आया, यहाँ पे हिंट लिख देंगे, हैंस दिखाई दे रहा है ना, जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज क्या क्या, एक हो गया देखते हैं एक्स बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और एक ये हो गया n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 7 पाई बाई 6। एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, कोई दिक्कत? देखिए हम लोग कर कुछ नहीं रहे हैं, नया कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग जान रहे हैं पहले, चूँकि हम लोग को इक्वेशन दिया रहेगा उसको सॉल्व करके उसको पहले हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखते हैं ताकि हम लोगों को उसका वैल्यू निकालना आसान हो जाए, फिर उसको अलग अलग टर्म के रूप में उसको सॉल्व कर देते हैं और इस प्रकार हम लोगों के पास जनरल सॉल्यूशंस आ जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। सवाल कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको ही मान लेते हैं जो हम लोग को दिया हुआ है, गिवन दैट sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। अब इसको सॉल्व करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे ये sec का जो फंक्शन और ये tan का फंक्शन है, तो उसको कोशिश करेंगे कि एक ही फंक्शन में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम लोग एक फार्मूला देखे थे, इधर पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आता था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। इस फॉर्मूला को यहाँ पे बैठाते हैं, तो sec की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, यानी इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। कोई दिक्कत? अब ये 1 इधर भी है और 1 इधर भी है, तो कट जाएगा, यानी मेरे पास बचा के इधर बचा tan स्क्वायर 2x, और ये जो माइनस वाला है इधर ये क्या जाएगा, प्लस tan 2x बराबर 0। कोई दिक्कत? चलिए अब इन दोनों में से tan 2x कॉमन, तो tan 2x कॉमन हो गया, तो क्या बच गया, tan 2x प्लस ये तो बाहर चल गया है तो 1 बच गया बराबर 0। अब मेरे पास दो टुकड़े हैं अर्थात दो गुणनखंड है, हम लोग क्या करेंगे उसको अलग अलग सॉल्व कर देंगे। कोई दिक्कत? अर्थात यहाँ देखिए मेरे पास एक टुकड़ा ये है और ये टुकड़ा ये है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अर्थात tan 2x बराबर 0, दूसरे हाथ में tan 2x प्लस 1 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब tan 0 कहाँ आता है भाई, n पाई पे, क्या लिख सकते हैं, टू एक्स बराबर n पाई, x बराबर क्या हो गया, n पाई बाय 2। इधर आ जाइए, यानी एक जो जनरल सॉल्यूशन निकला वो ये निकल चुका है। दूसरे हैंड से देखिए tan 2x बराबर -1। अब tan का वैल्यू -1 आ गया,
तो हम लोग लिख देते हैं tan 2x बराबर माइनस tan π/4। ध्यान दीजिए कि tan का वैल्यू नेगेटिव में है, तो tan नेगेटिव कहाँ कहाँ आता है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, राइट। कोई थर्ड में तो पॉजिटिव होता है। अर्थात अब हम लोग बात किए थे, जब हम लोग जनरल सॉल्यूशंस की ओर बढ़ेंगे तो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में जो वैल्यू आएगा उसमें जो छोटा वैल्यू होगा उसी को हम लोग लेते हैं। तो हम लोग मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के रूप में इसको एज्यूम करते हैं। तो क्या आ जाएगा, tan 2x बराबर tan π-π/4, अर्थात tan 2x बराबर tan 3π/4। या तो हमें कोई दिक्कत है क्या? अब यहीं से हम लोग बढ़ जाएंगे आगे जनरल सॉल्यूशंस की ओर, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग का जो tan 2x बराबर tan 3π/4 आया, अब इसी को हम लोग यहाँ ले लेते हैं। नाउ जनरल सॉल्यूशंस के लिए क्या लिखेंगे, tan 2x बराबर tan 3π/4, राइट। यहाँ से 2x बराबर क्या, n पाई प्लस y के जगह पे क्या है 3π/4, अर्थात x बराबर क्या n π/2 प्लस 3π/8। कोई दिक्कत? और हम लोग लिख देंगे, मेरा एक जनरल सॉल्यूशन है वहाँ n π/2 और दूसरा जनरल सॉल्यूशन है ये n π/2 प्लस 3π/8। तो हम लोग क्या लिख देंगे, हैंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज, क्या है भाई, एक है n π/2 और दूसरा है n π/2 प्लस 3π/8। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग किए कुछ नहीं है, जो भी लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन था उसको एक मतलब फंक्शंस में लाए, उसको सॉल्व कर दिए, तो हम लोगों का जनरल सॉल्यूशन निकल आ गया, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आज का ये लास्ट सवाल है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x। दिखाई दे रहा है ना? आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम लोग इसी को बना देते हैं, गिवन दैट sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x। एक बात तो फिक्स है, इसमें हम लोग एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे sin a प्लस b का, sin a प्लस sin b का। याद है क्या? जिसको सो याद है मेरे साथ कंटिन्यू मतलब वो कीजिए। इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2। कोई दिक्कत? इसका इस्तेमाल करना है। अब इस्तेमाल करना कैसे है, आइए उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। देखिए हम लोग का ध्यान रहेगा कि इसको ये 3 टर्म है, इसको किसी एक टर्म में कन्वर्ट करना है, यानी गुणनखंड के रूप में लिखना है। देखिए 5 और 1 को जब जोड़ के अदा करते हैं तो ये 3 आता है। इसका मतलब है कि हम लोग एक बार ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है, लगाते हैं, इन दोनों को एक साथ लेते हैं। यानी ये जो ये हो गया हम लोग का a और ये हो गया हम लोगों का b। यानी x जो है वो a है और 5x जो है वो b है। डायरेक्ट लगाऊँ फार्मूला, 2 sin a प्लस b/2 x प्लस 5x अर्थात 6x और उसका आधा 3x इंटू कॉस a माइनस b/2 x माइनस 5x अर्थात माइनस 4x और माइनस 4x का आधा माइनस 2x।
प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बस हम लोग दो टर्म को एक साथ किए हैं, मतलब डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उसको वहाँ से फॉर्मूला लगा दिए हैं। चलिए लिखते हैं इसको। ये 2 साइन 3x इंटू कॉस माइनस थीटा बराबर फॉर्म होता है कॉस थीटा। तो फॉर्मूला देख लीजिए, कॉस माइनस थीटा बराबर फॉर्म होता था कॉस थीटा, राइट। इसका मतलब इसको लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 2x प्लस साइन 3x बराबर 0। यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या? अगर नहीं तो बार और ध्यान दीजिए, इसमें कुछ टर्म देखिए तो कॉमन आ रहा है क्या? एक ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये कॉमन आ रहा है, तो इसको एक साथ लिख लीजिए। क्या जगह भाई? ये जगह साइन 3x कॉमन लेंगे, ये जगह 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अर्थात अब मेरे पास ये गुणनखंड के रूप में एक बार यहाँ पे दो टर्म है, एक एक टर्म को एक एक बार ज़ीरो करेंगे। एक बार इसको ज़ीरो कर देते हैं, एक बार इसको ज़ीरो कर देते हैं। कोई दिक्कत? बस आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पहले इसको करते हैं। साइन 3x इज इक्वल टू 0। दूसरा 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए साइन थीटा बराबर 0 कब होता है? जब थीटा का वैल्यू n पाई के रूप में हो। इसका मतलब 3x बराबर हो जाएगा क्या, n पाई, अर्थात यहाँ से x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, n पाई बाय 3। इधर ये दूसरी टर्म की ओर 2 cos 2x बराबर माइनस 1, अर्थात cos 2x बराबर माइनस 1 बाय 2। कोई दिक्कत? अब cos का वैल्यू माइनस है, इसका मतलब या तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में है या cos थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो फिलहाल हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ही देखेंगे, ठीक है। जो छोटा वैल्यू था उसको हम लोग देते थे cos 2x बराबर क्या कहते हैं, इसको डायरेक्ट लिखते हैं क्या? चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, माइनस cos पाई बाय 3। कोई दिक्कत? और यहाँ पे cos 2x बराबर cos पाई माइनस पाई बाय 3, अर्थात 2x बराबर 2 पाई बाय 3, अर्थात x बराबर कितना हो गया, पाई बाय 3। कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग इसको जनरल सॉल्यूशंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जब मेरा x का वैल्यू पाई बाय 3 आ गया तो हम लोग लिख देते हैं ऊपर में 9। आपको इसको जस्ट नीचे लिखना है 9 cos x बराबर cos पाई बाय 3। तो x का वैल्यू क्या होगा भाई, जनरल सॉल्यूशन में x का वैल्यू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y, और ये कितना है प्लस माइनस y का वैल्यू पाई बाय 3 है, तो यहाँ पर हम लोग पाई बाय 3 लिख दिए। अर्थात यहाँ पे लिखते हैं हम लोग हेंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज क्या क्या भाई, एक तो हम लिख सकते हैं n पाई बाय 3 और 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ये हम लोगों का इसका जनरल सॉल्यूशंस हो गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास में हम लोग जितने भी सवाल को सॉल्व किए हैं वो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। अगर आपको किसी भी सवाल में पर्टिकुलर दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर डालें, सवाल का नंबर कम से कम डाल दें, ठीक है। और इस वीडियो को आप ज़रूरतमंद विद्यार्थी तक ज़रूर पहुंचाएं, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।